चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला चैप्टर लिखेंगे फिर। देखिए और भी कुछ बेसिक चैप्टर हैं, जैसे गणितीय संक्रियाएं हैं, जैसे रैंकिंग है, जैसे आपका दिशा ज्ञान परीक्षण है। ये चैप्टर्स कुछ हैं जो आसान है, बेसिक चैप्टर्स हैं, इनको फटाफट पहले खत्म करेंगे। तो गणितीय संक्रियाएं लिखिए अगला चैप्टर। जो बेसिक चैप्टर्स हैं पहले उनको मैं खत्म करा रहा हूं, जो आसान चैप्टर्स हैं पहले उनको खत्म करा रहा हूं मैं। ये आसान चैप्टर्स हैं, बहुत आसान है। गणितीय संक्रियाएं तो बहुत आसान चैप्टर है। गणितीय संक्रियाएं ये आज 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। तो गणितीय संक्रियाएं बहुत आसान चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको बॉडमास रूल को फॉलो करना है। तो वी बॉडमास या बॉडमास जो रूल होता है, जो आपने मैथ्स में देखा होगा, पढ़ा होगा, उसी को फॉलो करना है आपको। गणितीय संक्रियाएं का जो चैप्टर है इसमें वी बॉडमास रूल को फॉलो करना है। मैथ्स में जो आप पढ़ते हैं वी बॉडमास रूल या बॉडमास जिसको बोलते हैं, ये फॉलो करना है आपको। जनरली वी का चिन्ह आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा। रीजनिंग में जो आएगा अभी प्रश्न, उसमें आपको वी का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। फिर भी मैं एक बार फटाफट समझा देता हूं कि वी बॉडमास में अलग अलग जो अक्षर हैं उनके मतलब क्या होते हैं। गणितीय संक्रियाएं जो चैप्टर हैं इसमें जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको वी बॉडमास रूल फॉलो करना है। अलग अलग वेराइटी के प्रश्न आपको मिलेंगे, अलग अलग वेराइटी के। एक प्रश्न गारंटी है पूछेगा, चाहे वो आरआई का पेपर हो, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक का पेपर हो, एक प्रश्न यहां से पूछेगा। इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं इनमें वी का मतलब होता है विनकुलम। वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट। विनकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट। हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग का चैप्टर है ये। थोड़े से अलग अलग वैरायटी के प्रश्न भी देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। पीएससी और व्यापम द्वारा इस चैप्टर में अलग अलग वैरायटी के प्रश्न देखने को मिले हैं। उससे पहले आपको ये सारे अक्षरों का मतलब पता होना चाहिए। तो वी का मतलब है विनकुलम, विनकुलम का मतलब है बार ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा कोष्टक। इसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। इसमें 3 टाइप के कोष्टक आएंगे, 3 टाइप के। इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक, और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। ये 3 टाइप के कोष्टक मिलेंगे, छोटा, मंझला और बड़ा। तो वी का मतलब विनकुलम, विनकुलम का मतलब हो जाएगा बार ब्रैकेट, हिंदी में इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। इसमें छोटा आएगा, मंझला आएगा और बड़ा आएगा। छोटा, मंझला और बड़ा आएगा। अब एक बात यह भी ध्यान रखनी है आपको, ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व करना है, ओपन नहीं करना है। फटाफट देख लीजिए कुछ बेसिक बातों को। ब्रैकेट को आप हमेशा सॉल्व करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। ब्रैकेट को हमेशा आपको सॉल्व करना है, ओपन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये बात भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ब्रैकेट को ओपन मत करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना। ये जो आप ब्रैकेट देख पा रहे हैं, पहला है विनकुलम, विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, हिंदी में रेखा कोष्टक। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। इसमें छोटा, मंझला, बड़ा। तो देखा जाए तो टोटल 4 प्रकार के ब्रैकेट हो गए। पहला है आपका रेखा कोष्टक, दूसरा है छोटा, तीसरा है मंझला और चौथा है बड़ा। टोटल 4 प्रकार के कोष्टक हो गए हैं। सबसे पहले बारी किसकी आएगी? रेखा कोष्टक की बारी आएगी। सबसे पहले बारी आएगी रेखा कोष्टक की। सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बारी आएगी छोटा कोष्टक की, उसके बाद बारी आएगी मंझले की, और उसके बाद बारी आएगी बड़ा जो कोष्टक है। इसी सीक्वेंस में कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप इसी सीक्वेंस में। देखेंगे प्रश्न कैसे बनते हैं, बहुत आसान है। ये फ्री फंड का नंबर देके जाएगा आपको, मतलब इसमें कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगी। थोड़े से नए प्रश्न पूछ रहा है, वो नए प्रश्न कैसे हैं वो बताऊंगा आपको मैं। वी का मतलब विनकुलम, विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा कोष्टक, रेखा के जैसा होगा।
उसके बाद बी का मतलब ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, इसमें छोटा मतलब स्मॉल, मंझला मतलब करली और बड़ा मतलब बिग, 3 प्रकार के ब्रैकेट रहेंगे। मैंने बोला ब्रैकेट को सॉल्व करना, ओपन मत करना। अब ये सब ब्रैकेट तो आपने कहीं ना कहीं देखे हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ये कहीं ना कहीं आपने देखा है। विनकुलम जो होता है, बार ब्रैकेट जो होता है, वो कैसा दिखाई देता है थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा 4 + 3 - 2, 3 - 2 में कौन सा ब्रैकेट है? छोटा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ओपन नहीं करना है। 3 में 2 गया 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से 5 बता सकते हैं। अब अगर मैं बार ब्रैकेट की बात करूंगा तो बार ब्रैकेट ऐसा दिखाई देता है, रेखा कोष्टक, बार ब्रैकेट रेखा के जैसा होगा। तो ब्रैकेट का मतलब आप उसको समझना कि वो बॉक्स में बंद है। कोई भी ब्रैकेट लगा होगा, चाहे वो छोटा ब्रैकेट हो, चाहे वो मंझला हो, चाहे वो बड़ा हो, ब्रैकेट का मतलब वो बॉक्स में बंद है। तो ये बॉक्स में बंद है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 में 2 गया कितना? 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। आप जैसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वैसे ही रेखा कोष्टक को भी सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है? बार ब्रैकेट मतलब रेखा कोष्टक, ये देखिए रेखा के जैसा होगा। कोई भी ब्रैकेट होगा मतलब वो बॉक्स में बंद है, एकदम सिंपल सा मतलब। जैसे एग्जांपल के लिए 4 - 3 - 2, तो 3 - 2 में ब्रैकेट है, कोई भी ब्रैकेट हो, बॉक्स में बंद। 3 में 2 गया कितना? 1, 4 में 1 गया 3। अब यहीं पर अगर मैं लगा दूंगा, ये देखिए बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, तो यहां पे भी ये बॉक्स में बंद है। 3 में 2 गया कितना बचेगा? 1, 4 में 1 गया कितना बचेगा? 3। समझ पा रहे हैं बात को? बहुत आसान है, आसानी से आपको समझना है। आप 4 प्रकार के ब्रैकेट देख पा रहे हैं। सबसे पहले बारी आएगी बार ब्रैकेट की, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद बारी आएगी स्मॉल ब्रैकेट की, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद बारी आएगी कर्ली ब्रैकेट की, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद बारी आएगी बिग ब्रैकेट की, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1। सॉल्व करने का मतलब ये होगा। ओपन करने का मतलब उसको खोल दिए हो आप। ओपन नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। बन जाएगा यहां तक? सीक्वेंस ये रहेगा, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ये रहेगा। इसके बाद अगर बात करूं मैं ओ की, तो ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। जैसे गुणा सॉल्व होता है ना, वैसे ही ऑफ सॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूंगा 4 का 2, तो 4 का 2 कितना हो जाएगा? 8। 4 गुणा 2 जैसे सॉल्व होगा, वैसे ही 4 का 2 सॉल्व होगा। अगर मैं बोला 5 का 3, तो 5 का 3 कितना हो जाएगा? 15। अगर मैं बोला 10 का 4, तो 10 का 4 कितना हो जाएगा? 40। तो जैसे गुणा को सॉल्व करते हैं, वैसे ही का को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग ही पढ़ा रहा हूं, मैथ्स का पोर्शन है ये, लेकिन रीजनिंग में भी काम आएगा ये। तो ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, हिंदी में इसको बोलते हैं का। ध्यान रखिएगा, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक खास बात इसकी क्या है? एक खास बात इसकी है कि भाग से पहले सॉल्व करते हैं। का को भाग से पहले सॉल्व करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। का को भाग से पहले सॉल्व करते हैं, मतलब भाग और का अगर है तो बारी किसकी आएगी? का की पहले आएगी। गुणा के जैसे सॉल्व जरूर होता है, लेकिन भाग से पहले होता है। ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं आप, डी से पहले ओ का नंबर आ रहा है, तो डी मतलब क्या होता है? डिवीजन। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा? भाग। ये सब तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ना। और एस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? घटाना। तो ये सब तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है रीजनिंग का, इसमें जनरली आपको ये 4 चिन्ह ही दिखाई देंगे। जनरली 90% क्वेश्चंस में आपको ये 4 चिन्ह ही दिखाई देंगे। 90% क्वेश्चंस में ये वी तो दिखाई देगा ही नहीं, एक भी प्रश्न में। ऑफ भी बहुत कम दिखाई देगा। 90% क्वेश्चंस जो होंगे इस चैप्टर में, उनमें आपको ये 4 चिन्ह ही दिखाई देंगे, भाग, गुणा, जोड़, घटाओ।
तो पहले भाग देना, फिर जोड़ना, फिर भाग देना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटा देना। इस चैप्टर में गणितीय संक्रियाओं में आपको मैक्सिमम जो प्रश्न मिलेंगे 90% क्वेश्चंस में ये 4 चिन्ह रहेंगे। इन 4 चिन्हों में सबसे पहले बारी आएगी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। समझ आ रहा है? फिर भी ध्यान रखिए, ये जो कुछ एक्स्ट्रा बातें थी वी के बारे में, विनकुलम, विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, हिंदी में रेखा कोष्टक। सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। रेखा के जैसे होगा, ये देखिए कोई भी ब्रैकेट है मतलब वो बॉक्स में बंद है, उसको सॉल्व करके लिख दो क्या आ रहा है। उसके बाद बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, इसमें छोटा, मंझला और बड़ा शामिल होगा। इसके बाद ओ, ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। गुणा के जैसे सॉल्व जरूर होगा लेकिन भाग से पहले होगा, ये इसकी खास बात है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो पाएगा। देखिए एक प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ये देखिए ये 2 प्रश्न है आपके पास, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। पहला है 8 भागित 2 का 4, दूसरा 8 भागित 2 गुणा 4। तो यहां पे भाग और का है, तो भाग और का में पहले सॉल्व क्या होगा, का सॉल्व होगा। तो 2 का 4 कितना हो जाएगा 8, 8 भागित 8 कितना। यहां पे भाग और गुणा में पहले कौन होगा, भाग। तो 8 को 2 से भाग देंगे 4, 4 गुणा 4 कितना हो गया 16 हो गया। खास बात का की क्या है, तो का जो है वो गुणा के जैसे सॉल्व तो होता है लेकिन भाग से पहले होता है। आप देखेंगे सीक्वेंस में तो का जो है, ये देखिए का जो है ये भाग से पहले आपको दिखाई देगा और गुणा जो है ये भाग के बाद। ये देखिए ओडीएम को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है का, ये होता है भाग, ये होता है गुणा। तो का भाग से पहले है और गुणा भाग के बाद है। तो भाग और का अगर है तो का को सॉल्व करना, भाग और गुणा अगर है तो भाग को पहले सॉल्व करना। बाकी कुछ खास बातें इसमें नहीं है। यहां पे तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, गणितीय संक्रियाओं में आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, का की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विनकुलम, बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, बन जाएगा। जोड़ते घटाते समय बाजू वाले चिन्ह को ध्यान देना है भाई। जैसे माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना होगा -1। जोड़ते घटाते समय बाजू वाले चिन्ह को देखा जाता है। -3 और +2 कितना होगा -1। माइनस और प्लस घटता है ना, और चिन्ह किसका होता है, बड़ी संख्या का होता है। माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना होगा -6। माइनस और माइनस जुड़ता है और चिन्ह किसका होता है, माइनस का। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। माइनस और माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का होगा। और प्लस तो हमेशा जुड़ता ही है। 6 और 2 कितना होता है 8। 6 के बाजू में कुछ नहीं है मतलब प्लस, कोई भी संख्या के बाजू में चिन्ह नहीं है मतलब वो संख्या पॉजिटिव है। तो प्लस और प्लस जुड़ेगा, चिन्ह प्लस का रहेगा। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का। एकदम बेसिक बातें हैं ये। ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट को ओपन मत करना, गलत हो जाएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब 3 में 2 को घटा के 1 लिख दिया, 3 में 2 को घटा के 1 लिख दिया। ये देखिए 3 में 2 को घटा के 1 लिखा। ये वाले साइन से लेना देना नहीं है। ब्रैकेट का मतलब वो बॉक्स में डब्बे में बंद है, उस डब्बे को सॉल्व कर दो। 3 में 2 गया 1। ये देखिए बॉक्स में बंद है, डब्बे में बंद है, 3 में 2 गया कितना 1। इस चैप्टर के जो प्रश्न है वो बहुत आसान प्रश्न है, लिखिए फटाफट। आधे घंटे का चैप्टर है ये। तो छोटे छोटे चैप्टर्स जो है उनको पहले मैं सॉल्व करा दे रहा हूं पूरा। जैसे पासा हो गया है, गणितीय संक्रियाएं हो जाएगा, रैंकिंग हो जाएगा, क्योंकि बचे चैप्टर्स जो हैं वो सब सेम है। लॉजिक ढूंढना है उसमें बस आपको, तो उसका साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जो चैप्टर्स हैं ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, इनमें समस्या भी नहीं होगी। जैसे आपका श्रेणी चलेगा, लुप्त पद चलेगा, सादृश्यता चलेगा, वर्गीकरण, ये सब सिमिलर हैं। इसमें लॉजिक के पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक खोजो, लॉजिक खोजो। डेली लॉजिक खोजेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए पहले जो चैप्टर्स हैं 6-7 चैप्टर्स वो करा दे रहा हूं मैं। छोटे छोटे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा से ऊपर नहीं लगता इनको करने में। चलो क्वेश्चन लिखो इसमें, सारी वैरायटी के प्रश्न देख लेते हैं इसमें। लिखिए पहला प्रश्न लिखिए,
यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, तथा प्लस का अर्थ भाग का अर्थ, लिखिए भाग का अर्थ माइनस हो, तथा भाग का अर्थ माइनस हो, तथा भाग का अर्थ माइनस हो। ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया है। प्लस का अर्थ गुणा हो, मतलब प्लस के प्लेस पे क्या करना, गुणा। माइनस का अर्थ भाग हो, गुणा का अर्थ प्लस हो और भाग का अर्थ माइनस हो। तो 8 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 -2 + 3, इसका मान निकालना है। बनाओ जो भी आ रहा है, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर निकालिए। चिन्हों को चेंज करिए, पहले प्लस के प्लेस पे गुणा लगाइए, गुणा के प्लेस पे प्लस, माइनस के प्लेस पे भाग और प्लस के प्लेस पे गुणा, और आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक, बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट बनाइए भाई। ठीक है, ये सब में समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, 63 आएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले जल्दी बनाओ यार, बाकी लोग भी। वी बॉड मास को फॉलो करना है आपको। वी बॉड मास को फॉलो करिए और आंसर बताइए। थोड़े अच्छे प्रश्न देखेंगे फिर। हो गया? चलिए कुछ अच्छे प्रश्न देखेंगे इसमें। 63 आ रहा होगा, आसानी से बनेगा। पहले चिन्हों को चेंज करिए, प्लस के प्लेस पे क्या लगाइए, गुणा, तो प्लस के प्लेस पे हो गया गुणा, गुणा के प्लेस पे क्या बोला है, प्लस, माइनस के प्लेस पे क्या बोला है, भाग, और प्लस के प्लेस पे क्या बोला है, गुणा। ये हो गया। वी बॉड मास को फॉलो करना है। वी बॉड मास रूल क्या बोलता है, इन चिन्हों में जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहां पे भाग है, बाकी को जैसा है वैसा लिख दीजिए। एक बार में एक ही काम करिए, कितना आएगा, 5, बाकी को जैसा है वैसा लिख दिया। अब गुणा करने की बात होती है तो 8 छंग 48 और यहां पे 5 तिरिका 15। अब आप जोड़ दीजिए, प्लस और प्लस जुड़ेगा, चिन्ह होगा प्लस का, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, यदि L का अर्थ गुणा, यदि L का अर्थ गुणा, यदि L का अर्थ गुणा, M का अर्थ भाग, M का अर्थ भाग, P का अर्थ प्लस, P का अर्थ प्लस और Q का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ माइनस है, तो 16 P 24 M 8 Q 6 M 2 L 3, इसका वैल्यू बताना है आपको।
कितना आ रहा है? बाकी लोग बताइए क्या आ रहा है? 10 आएगा। फटाफट बनाइए, आसान सा प्रश्न है, आसान सा चैप्टर है, ये सब आपको मिलेगा, हर एग्जाम में एक प्रश्न मिलेगा। पीएससी भी पूछता है हर साल एक प्रश्न, यहां से पीएससी का एग्जाम हो चाहे व्यापम का हो, एक प्रश्न बनना एकदम तय है यहां से। पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे आज, थोड़े से नए प्रश्न मिलेंगे आपको। पी का अर्थ क्या है? प्लस। आया सभी का? पी का अर्थ क्या है? प्लस। एम का अर्थ क्या है? भाग। क्यू का अर्थ माइनस। एम का अर्थ भाग। एल का अर्थ, यह आपका प्रश्न हो गया। वी बॉड मास रूल लगाइए, जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले क्या करेंगे? भाग, जहां जहां भाग है भाग दे दीजिए। 8 त्रिका 24 और 2 त्रिका 6 हो गया ऐसा। अब प्लस माइनस और गुणा में क्या होगा? गुणा होगा, बाकी को जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। 3 त्रिका कितना? 9। अब आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मन है, जोड़ना और घटाना बचेगा तो आपका जो मन करता है पहले वो करो। चिन्हों को ध्यान देना, बाजू वाले चिन्ह को देखना। प्लस का 16 और प्लस का 3 कितना होगा? प्लस का 19। प्लस का 19 और माइनस का 9 कितना होगा? आप चाहे तो पहले घटा भी सकते थे। प्लस 3 और माइनस 9 कितना होता? माइनस 6। और 16 माइनस 6 कितना होता? 10। जोड़ना और घटाना बचेगा तो आपका जो मन करता है वो करो, बाजू वाले चिन्ह का ध्यान देना बस। जोड़ना और घटाना अगर बचेगा मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर बचता है, केवल ये दोनों बचता है तो आपका जो मन करता है वो करो। आप बाजू वाले चिन्ह का ध्यान देना। यहां पे आप ऐसा भी कर सकते थे, +3 और -9 को पहले सॉल्व कर लिया तो +3 और -9 कितना हो जाएगा? -6। प्लस और माइनस घटेगा और चिन्ह बड़े वाले का। अब +16 -6 कितना आएगा? +10 बन जाएगा। तो चिन्हों को जैसा इंस्ट्रक्शन रहेगा वैसा रखेंगे, उसके बाद आप देख लीजिए आंसर क्या होगा। तो बहुत आसान चैप्टर है। एक और लिखिए, यदि गुणा का अर्थ भाग, यदि गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस। गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है। तो ब्रैकेट में लिखिए 3 - 15 डिवाइड बाई 19, ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटू 8 + 6। सॉल्व करेंगे इसको। ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ध्यान रखिएगा भाई, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चिन्हों को चेंज करिए, वी बॉड मास लगाइए। वी बॉड मास बोलता है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, जितने चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें, तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए पहले। 2 आएगा। चेक करिए बाकी लोग क्या आ रहा है, ऑनलाइन वाले बनाओ भाई, क्या आएगा जो प्रश्न दिया है। 2 आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। 2 आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। आ रहा है 2 सभी का। चिन्हों को चेंज करिए, वी बॉड मास रूल लगाइए, और कुछ नहीं करना है अलग काम इसमें। चिन्हों को चेंज करिए, पहले माइनस के प्लेस पे क्या लगाएंगे? गुणा, तो माइनस के प्लेस पे गुणा लगा दिया। भाग के प्लेस पे क्या है? प्लस, और गुणा के प्लेस पे भाग, और प्लस के प्लेस पे माइनस। ये हो गया प्रश्न आपका। अब इसमें वी बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व। ओपन नहीं करना, ओपन करोगे गलत हो जाएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको रीड कैसे करेंगे? ब्रैकेट है, भाग है और माइनस है, ये 3 चिन्ह हैं। ये देखो, ब्रैकेट, भाग और माइनस। तो पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व करो।
अब ब्रैकेट में गुणा है और प्लस है, तो ब्रैकेट में गुणा और प्लस में पहले क्या होगा? गुणा। हर जगह वी बॉड मास, तो ब्रैकेट में गुणा है और प्लस, तो पहले क्या करेंगे? गुणा। तो 15 की 45, 45 और 19 कितना हो जाएगा? 64। ये देखिए ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब इसके आगे प्रोसीड करिए। भाग और माइनस में क्या करेंगे? भाग। 8 से 64 को भाग दिया, 8, 8 माइनस 6, आंसर कितना? 2। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए बोला था ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ओपन नहीं करना है आपको। बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे, आसान सा चैप्टर है, समस्या ज्यादा होनी नहीं चाहिए यहां पे। लिखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस हो। प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? कुछ विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सा विकल्प सही है। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। चिन्हों को चेंज करिए और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में किसको सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको चेक करना है। इंग्लिश का क्लास संडे संडे को होगा, बोला गया है आपको। इस संडे से इंग्लिश का क्लास होगा, पॉलिटी का भी नहीं लग पाएगा। पॉलिटी लगेगा तो रीजनिंग बंद करना पड़ेगा, आप लोग डिसाइड कर लो पहले। पॉलिटी अगर लगेगा तो रीजनिंग बंद करूंगा फिर। क्या आएगा? ऑप्शन डी नहीं आएगा, चेक करिए। कौन सा? बी आ रहा है कि सी आ रहा है? चिन्हों को चेंज करिए और देखिए कौन सा ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड के बराबर किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है सभी लोगों का ऑनलाइन में। आप लोग चेक करिए, अब सीधे सी को चेक मत करना, ए बी को चेक करो, अगर वो गलत होगा तब सी में आना। पूरा सॉल्व मत क्या करो ना, देख लिया करो क्या बराबर में 45 बन पाएगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता थोड़ी है। आपको दिख गया कि लमसम 45 नहीं आ रहा है तो काट दो उसको, लमसम 24 नहीं आ रहा है तो काट दो उसको। ऐसा थोड़ी कि पूरा ही सॉल्व करना है आपको, पूरा सॉल्व मत करो। अब देख लो एक बार ओवरऑल की 45 बनेगा कि नहीं बनेगा चिन्हों को चेंज करने पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, बहुत ज्यादा समय नहीं देना एग्जाम में, ऐसे प्रश्नों में आपको लमसम चेक करना है कि हाँ 45 बनेगा कि नहीं बनेगा। एक ओवरऑल देख लेना, आप समझ में आ जाएगा 45 बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरे में 24 बनेगा कि नहीं बनेगा, तीसरे में 20 बनेगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, सी आएगा। चिन्हों को चेंज करिए जैसा बोला है और वी बॉड मास रूल लगाइए। आ रहा है सी सभी का? पहले वाले को अगर चेक करेंगे आप तो चिन्हों को फटाफट चेक करेंगे। ये देखिए, डिवाइड के प्लेस पे क्या लिखेंगे? माइनस, और प्लस के प्लेस पे भाग, और गुणा के प्लेस पे क्या? प्लस, और माइनस के प्लेस पे क्या? गुणा। इसको सॉल्व करने पर 45 आना चाहिए। अब दिमाग लगाओ आएगा कि नहीं। पहले ये कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा? 15।
तो 36 में 2 घटा के 15 जोड़ना है, तो आप 45 ला पाएंगे क्या? देख लो, ये तो आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। पहले भाग दिया, अगले स्टेप में गुणा करूंगा, लेकिन साथ में ही गुणा कर सकते थे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा? 36 में 2 जाएगा 34, जोड़ना घटाना बचेगा। तो ऐसा नहीं कि पहले जोड़ूंगा ही, अपने मन से जो करना है कर लो, केवल जोड़ना घटाना बचेगा। तो 36 में 2 गया 34, 34 और 15 कितना? 49, लेकिन आना चाहिए 45। अब ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व किए, यहीं पे दिख रहा है 6 डिवाइड बाई 3 2, अगले स्टेप में गुणा करूंगा, 5 तिया 15, तो 36 में 2 गया 34 और 15 49, 45 के बराबर नहीं हो रहा है। अगले स्टेप में देखिए, प्लस को क्या लिखूंगा? भाग, माइनस को क्या लिखूंगा? गुणा, और गुणा को क्या लिखूंगा? प्लस, और भाग को क्या लिखूंगा? माइनस। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये 6 आया। अब 6 का गुणा 3 में 18, 18 में 5 जोड़ूंगा और 3 घटाऊंगा तो 24 आएगा क्या? नहीं आएगा। देख पा रहे हैं ना, ये आया 6, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18, 18 और 5 कितना? 23, 23 माइनस 3 कितना? 20, लेकिन कितना है? 24। ऑप्शन बी खत्म। सी को चेक करिए, गुणा के प्लेस पे क्या लिखूंगा? प्लस, प्लस के प्लेस पे सी आ रहा है क्या? आप सभी का आंसर सी नहीं आ रहा है क्या? सी में 20 आ रहा है, सही करने पर आ रहा है 20, देख लो। 36 गुणा के प्लेस पे क्या लगाया? प्लस, प्लस के प्लेस पे क्या लगाऊंगा? भाग, और भाग के प्लेस पे क्या? माइनस, और माइनस के प्लेस पे गुणा। क्या करेंगे? पहले भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6/7 होगा ऐसा, माइनस कितना? 2 गुणा 6। अब गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 36 प्लस 6/7 माइनस कितना? 12। अब एक साथ सॉल्व करिए, एक साथ, एक साथ सॉल्व करना सिखाया हूं, याद है? एलसीएम लेकर, प्लस और माइनस बचेगा तो एक साथ सॉल्व करो एलसीएम लेकर, याद होगा आप लोग को सिखाया था। इसके नीचे कितना मान लो? 1, और इसके नीचे कितना? 1, तो 1 7 एंड 7 का एलसीएम क्या आएगा? 7 आएगा। समझ आ रहा है? 1 7 एंड 7 का एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। बाकी आप एक बार ओवरऑल देखिए कि आप 36 में से 12 को घटाएंगे, कितना आएगा? 24। 24 में से इसको जोड़ेंगे तो 20 कहां से आ जाएगा? आपको ये सब तामझाम करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप देखेंगे ओवरऑल तो 20 बनेगा ही नहीं। 20 बनेगा क्या? अरे इतना करने की आवश्यकता ही नहीं, आपको चेक करना है ना, तो यहीं पे चेक करो आप, ये देखो यहीं पे चेक करो, ये 36 है प्लस 6/7 माइनस कितना है? 12, ऐसा है, ये होगा ऐसा। अब यहां पे ओवरऑल एक बार देखो ना, 36 में 12 घटाऊंगा कितना बचेगा? 24। 24 में 6/7 जोड़ूंगा तो 24 से ज्यादा ही आएगा। 20 आएगा क्या? नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। एक बार देख लेता हूं कोई साइन चेंज तो नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? डी आ रहा है क्या? डी को चेक कर लीजिए, सी तो नहीं आ रहा है। आपको पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है यार, समझ आ रहा है? आप इतने में देखो ना यार, 36 में 12 घटाऊंगा 24, 24 में 6/7 जोड़ूंगा 20 तो नहीं आ रहा है। डी को चेक करो, माइनस के प्लेस पे क्या करेंगे? गुणा, प्लस के प्लेस पे गुणा के प्लेस पे प्लस, भाग के प्लेस पे माइनस। 74 आ रहा है कि नहीं? चेक करो उसको। पहले क्या करेंगे? भाग, 36 गुणा कितना? 2 प्लस 5 माइनस 3 कितना आया? 72 प्लस 5 माइनस 3 आ गया आंसर 72, और 5 कितना? 77 में 3 जाएगा 74। डी आएगा यार, सी कहां से आ रहा है? कैसे आ गया सी आपका? कुछ भी करिए, सी आने का संभावना ही नहीं बिल्कुल भी। सी सही बोला तो लाइन से सी बोलना। ऑनलाइन वालों को तो एक बार मैं बोला सी होगा तो सी ही बोलेंगे, वो डी बोला तो डी ही बोलेंगे वो लाइन से। कुछ काच लोग हैं जो सही आंसर देते हैं, एक बार मैंने बोला सी होगा करेक्ट तो लाइन से सी आना तय है, डी बोला तो लाइन से डी आना तय है। फिर वो यही काम करते हैं ऑनलाइन वाले, लाइन से बीच में सी आ रहा था। अपना आंसर दो ना यार, आपका जो आंसर आ रहा है।
बन जाएगा। आपको ओवरऑल एक बार देखना है कि आप अब यहां पे एलसीएम निकाल के जोड़ने घटाने नहीं बैठेंगे आपको एक बार देखना है कि क्या आपका आंसर 20 के बराबर आएगा। इसमें नहीं आएगा तो छोड़ो। 36 और 12 देखोगे तो ये प्लस 36 से माइनस 12 कितना होगा? 24। 24 के साथ इसको जोड़ूंगा तो 24 से ज्यादा ही आएगा, 20 तो किसी भी दशा में नहीं आएगा, तो काटो उसको। फिर समझ आ रहा है? आपको लगता कि 20 के आसपास पहुंचूंगा तब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता, लेकिन दिख ही रहा है मेरे को कि 20 के आसपास मैं पहुंचूंगा ही नहीं, 24 से ज्यादा ही आएगा। 36 में 12 घटाऊंगा 24, 24 से ज्यादा ही आएगा, तो मेरे को इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि बोला है 20 आना चाहिए। सी खत्म हो गया, बी और ए तो वैसे ही खत्म हो गया था, तो डी को टिक कर देते आप। फिर ए बी सी तीनों खत्म, तो डी को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं थी। चेक करना है तो कर लीजिए। ये देखिए 3 को 6 के साथ यहां पे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 2। उसके बाद 36 दूनी 72, 72 और 5 77, 77 में 3 गया 74। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान से अपना आंसर दीजिए भाई। एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए, बन जाएगा ये। इसमें कोई चारा नहीं है, जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। करना आपको यही काम है, ऑप्शंस को चेक करना है, किस ऑप्शन को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड वाला डेटा आ रहा है। लिखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ प्लस, इसको छोड़ दीजिए, सिंपल सा है ये, इसको छोड़िए, बहुत आसान है ये। तीन ही चिन्ह दिए गए हैं, बहुत आसान बनेगा ये, इसको छोड़ दीजिए। 3 ही चिन्ह है, बहुत आसान बनेगा। एक लिख लीजिए, घर में करेंगे इसको। यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस। माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ये कुछ समीकरण लिख रहा हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा समीकरण सही है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा समीकरण सही है। बना लो इसको, चलो बना लो, सही आंसर निकालेंगे सभी लोग। इन चारों में से कौन सा समीकरण सही है आपको बताना है, जल्दी बना लो। फटाफट चेक करिए, चिन्हों को चेंज करिए और चेक करिए कौन सा समीकरण सही है। अगर पहला ही सही आ गया तो दूसरे, तीसरे, चौथे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सही आ गया तो तीसरे और चौथे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट काम करो। एक ओवरऑल चेक करना, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करने बैठ गए हो, थोड़ा दिमाग लगाना। वेरी गुड, ठीक ठीक। एक ओवरऑल चेक करना, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि पूरा चेक करने बैठे हो आप लोग। चिन्हों को चेंज करना और एक देखना पूरा ओवरव्यू उसका कि क्या ये 1 के बराबर होगा, क्या ये 16 के बराबर होगा, क्या ये 13 के बराबर होगा। पूरा कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करने मत बैठना कि पहले वाले को सॉल्व करने पर आएगा क्या, ऐसा काम नहीं करना है।
सी आ रहा है? जल्दी करिए, 15 मिनट और लूंगा रीजनिंग का क्लास। इस चैप्टर को खत्म करना है। आ गया सी? ठीक, ऑनलाइन में सबका आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है? सी आ रहा है ना? पहले वाले साइन को चेंज करिए, देखिए प्लस को क्या बनाएंगे? गुणा। माइनस को क्या बनाएंगे? भाग। गुणा को प्लस और भाग को माइनस। अब एक ओवरऑल चेक करना, इसमें कितना आएगा? देखो एक आना चाहिए, तो एक दिमाग लगाना, यहां से 6 को 4 से भाग दूंगा तो मान लो 1 आएगा, मोटा मोटा 1 आएगा मान लो। ठीक, क्या बोल रहे हैं? यहां पे 5 है, 5 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो मोटे मोटे तौर पे आप 1 ले लो वहां से। ऐसा पूरा चेक करना एक बार, ऐसा नहीं कि पूरा को कैलकुलेट करने बैठे हो। 5 को 4 से भाग दूंगा, 1 मान लो आएगा। ठीक, 19 का 1 में गुणा करूंगा, क्या आएगा? 19। 19 और 2 21, 21 में 4 घटाऊंगा 17, और 1 के तो आसपास भी नहीं आएगा ये। समझ आ रहा है? खत्म कर दो इसको। ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने बैठे हो, किसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। आप एक ओवरऑल चेक करो कि क्या ये 1 के आसपास आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर मैं चेक करूंगा पूरा। यहां पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 5/4, ये मोटा मोटा 1 आएगा, 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 मान लो। 19 का 1 में गुणा करूंगा, 19 मान लो। 19 और 2 21, 21 में 4 घटाऊंगा 17, 17 के आसपास भी 1 नहीं आता है, ऑप्शन ए खत्म। सेकंड वाले को देखो, गुणा को क्या लिखेंगे? प्लस, माइनस को क्या लिखेंगे? भाग, और भाग को क्या लिखेंगे? माइनस, और प्लस को क्या लिखेंगे? गुणा। ये है, इसको भी चेक करो, 16 आना चाहिए, तो ये मोटा मोटा कितना आएगा? 1, और ये कितना आएगा? 8 आएगा। अब 19 और 1 कितना? 20, 20 में अगर मैं घटाऊंगा कितना? 8, तो 12 आएगा। 16 के आसपास नहीं है, वो बहुत दूर है, खत्म हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि 5 से 4 को भाग देने पर, 5 को 4 से भाग देने पर एग्जैक्ट जो आता है लिखो, यहां पे कोई मतलब नहीं है। आप मोटे मोटे तौर पे 1 मान के चलो इसको, तो ये 19 है, और ये कितना आएगा? 1, और ये कितना है? 8। तो 19 और 1 20, 20 में 8 घटाऊंगा तो 12, 16 के तो आसपास भी नहीं है ये। सेकंड खत्म हो गया। थर्ड वाले को देखो, भाग को क्या बनाऊंगा? माइनस, और प्लस को क्या बनाऊंगा? गुणा, और माइनस को क्या बनाऊंगा? भाग, और गुणा को प्लस। इसको चेक करो, ये कितना आएगा? 2। उसके बाद 5 और 2 का गुणा करने पर 10 आएगा ना, ये आया 2। उसके बाद 5 का 2 में गुणा करने पर 10, 19 में 10 जाएगा तो 9, 9 और 4 कितना? 13। ऑप्शन सी हो जाएगा। घटाने और जोड़ने में पहले घटा भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ प्रश्न आया आपके पास, ये देखिए, अगर ये है तो ऐसा नहीं कि पहले तो जोड़ना होता है, आप जो मन करता है वो करो। बाजू वाले चिन्ह को देखना, 19 प्लस का और 10 माइनस का क्या होगा? प्लस का 9, प्लस का 9 और प्लस का 4 कितना होगा? प्लस का 13। अगर आप बोलेंगे यहां पे पहले सॉल्व करूंगा मैं ये वाले को, तो आप क्या बोलेंगे? 19 माइनस का 10 और प्लस का 4 माइनस का 6, तो आंसर कितना? 13। जो करना है वो करो, जोड़ना और घटाना बचेगा तो आपका जो मन करता है वो करो। बाजू वाले चिन्ह का ध्यान देना, बाजू वाला चिन्ह क्या है? प्लस प्लस जोड़ दीजिए, चिन्ह प्लस का, प्लस माइनस, माइनस प्लस घटा दीजिए, चिन्ह बड़े वाले का, माइनस माइनस जोड़ दीजिए, चिन्ह माइनस का। तो पूरा पूरा आंसर निकालने मत बैठना, इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा। एक रफली चेक करना, क्या आपको 1 के आसपास पहुंचा रहा है वो, क्या आपको 16 के आसपास पहुंचा रहा है, क्या आपको 13 पे पहुंचा रहा है, ऐसा चेक करना है आपको। तो समय आपका बचेगा, थोड़ा सा बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों में निम्नलिखित समीकरणों में निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर, निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर कौन से गणितीय चिन्ह का संयोजन
स्टार के स्थान पर कौन से गणितीय चिन्ह का संयोजन, कौन से गणितीय चिन्ह का संयोजन समीकरण को संतुष्ट करने के लिए सही होगा? कौन से गणितीय चिन्ह का संयोजन समीकरण को संतुष्ट करने के लिए सही होगा? समीकरण को संतुष्ट करने के लिए सही होगा, समीकरण को संतुष्ट करने के लिए सही होगा। ये कोई समीकरण है, इसको संतुष्ट करने के लिए आपको बताना है कौन सा संयोजन सही होगा। 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, प्लस है, भाग है, बराबर है, गुणा है। भाग है, प्लस है, बराबर है, गुणा है। गुणा है, बराबर है, प्लस है, माइनस है। प्लस है, गुणा है, बराबर है, भाग है। चलो खुद से दिमाग लगाओ तो क्या पूछा है। कौन सा संयोजन सही रहेगा जिससे यह समीकरण संतुष्ट हो जाए? चलो दिमाग लगा के बताओ मेरे को। बी आ रहा है। बराबर को पकड़ो, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। बराबर जो चिन्ह है उसके लेफ्ट हैंड साइड का डेटा और राइट हैंड साइड का डेटा सिंप्लीफाई करने पर सेम आ जाए, वही आपका संयोजन सही रहेगा। तो एज इट इज पुट करो। क्या करना है आपको? एज इट इज पुट करो। पहले ऑप्शन को पकड़ो, तो यहां पे प्लस, यहां पे भाग, यहां पे बराबर और यहां पे गुणा। बराबर को पकड़ लो, बराबर के लेफ्ट हैंड वाले को सॉल्व करो, बराबर के राइट हैंड वाले को सॉल्व करो। दोनों साइड अगर बराबर डेटा आ गया मतलब समीकरण क्या हो रहा है? संतुष्ट। बराबर पे कंसंट्रेट करो, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करो, बराबर के राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करो। बी आएगा? आ रहा है बी? ऑप्शन ए को जब पकड़ूंगा मैं, तो ऑप्शन ए को पकड़ूंगा तो क्या आएगा? देखो 16 प्लस 4 भागित 5 बराबर 9 गुणा 1। अब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करो और देखो क्या दोनों साइड बराबर डेटा आ रहा है। तो यहां पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान दो, यहां पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, पूरा सॉल्व करने मत बैठना। यहां पे पहले वाले ऑप्शन को पकड़ा तो यहां पे क्या लिख दिया? प्लस, यहां पे भाग, यहां पे बराबर और यहां पे क्या? गुणा। बराबर को पकड़ लो, बराबर के दोनों साइड डेटा सेम हो गया मतलब वो समीकरण क्या हो गया? संतुष्ट। अब बराबर के राइट हैंड साइड कितना है? 9। लेफ्ट हैंड साइड 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। चेक कैसे करना? 4 को 5 से भाग दूंगा, लमसम 1 आएगा, 1 से थोड़ा कम ही आएगा। 16 में इसको जोड़ूंगा तो 16 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। तो बराबर के दोनों साइड सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। खत्म हो गया। पूरा चेक करने मत बैठना, आपको देखना है ऐसा। बराबर को पकड़ा, बराबर के राइट हैंड साइड 9 है, लेफ्ट हैंड साइड तो 9 नहीं बनने वाला। 16 प्लस 4 भागित 5, 4 भागित 5 पहले सॉल्व करूंगा तो 0.8 आएगा। 16 में 0.8 को जोड़ूंगा तो ये 16.8 है और ये 9 है। दोनों साइड बराबर डेटा नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट है क्या? नहीं है। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब 2 गुणा 4 बराबर 8, ये 8 और ये कितना? 8। इसको बोलते हैं संतुष्ट होना। बी को पकड़िए, क्या रखेंगे? पहले भाग, फिर क्या रखेंगे? प्लस, फिर क्या रखेंगे? बराबर, फिर क्या रखेंगे? गुणा। देख लो कितना आएगा? 16 को 4 से भाग दूंगा तो 4, 4 और 5 9, दोनों साइड 9 आ गया। 9 और 9 मैथ्स में बराबर होते हैं, समीकरण संतुष्ट हो गया। ऑप्शन बी। समझ आ रहा है? आसान होते हैं, केवल अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं, वहां पे नया ना लगे कि क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है आपको, इसीलिए अलग अलग वैरायटी के प्रश्न करा रहा हूं, आपको नया ना लगे बिल्कुल भी। बन जाएगा, ये बहुत आसान है। एज इट इज ऑप्शन को पुट करिए और बराबर के दोनों साइड काम करिए, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के राइट हैंड साइड। तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा वही बराबर के राइट हैंड साइड अगर आ गया मतलब आपका समीकरण संतुष्ट हो गया। बन जाएगा। नहीं, ऐसा हर जगह पे संतुष्ट नहीं होगा श्रुति।
ऐसा हर जगह पे काम नहीं करता है, कभी कभी भाग दिखने में टफ लगेगा लेकिन आंसर वहीं से आएगा। बन जाएगा ये। एक और लिखिए, सेम वही प्रश्न है, डेटा पूरे अलग लिख रहा हूं मैं। ऑप्शंस दे रहा हूं, बनाइए जल्दी से। आराम से बनाइए, सही आंसर देंगे। सी आ रहा है क्या? सी आ रहा है क्या? ठीक, आसान है, गलतियां नहीं करनी है, जल्दी करिए, 10 मिनट और देखेंगे क्लास बस। सी आ रहा है? जल्दी से बनाइए। इसके बाद एक और वैरायटी का प्रश्न कराऊंगा आपको। आ रहा है सी सभी का? आ रहा है सी? चलिए एक और प्रकार का प्रश्न बनेगा इसमें, उसको देखेंगे। पहला वाला ऑप्शन रखेंगे तो 7 + 5, 7 + 5 डिवाइड बाई 5 -4 = 10। 5 को 5 से भाग देंगे, 1 आएगा, 7 और 1 8, 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, जो कि 10 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन पुट करिए, पहले क्या करेंगे, गुणा, फिर माइनस, फिर बराबर, फिर गुणा। क्या बोल रहे हैं? ये वाला ठीक है, ठीक है। 35 - 5 कितना आएगा? 30, और ये कितना आ रहा है? 40, बराबर नहीं है, खत्म हो जाएगा। यहां पे अगर प्लस होता तो ये सही हो जाता, ये बोल रहे हो, यहां पे प्लस है इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना आप? ठीक है, बन जाएगा। ऑप्शन सी को पुट करेंगे तो 7 × 5 + 5 = 4 × 10, 7 बचे 35 और 5 40, और राइट हैंड साइड में भी 40। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, नीचे दिए हुए प्रश्न में जल्दी करिए, 5 मिनट और है बस। नीचे दिए हुए प्रश्न में दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर, नीचे दिए हुए प्रश्न में दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर, नीचे दिए हुए प्रश्न में दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया हुआ समीकरण सही हो जाता है। दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया हुआ समीकरण सही हो जाता है, तो सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करें। ये कोई समीकरण है जो कि असत्य है, गलत है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने पर 3 नहीं आएगा। अब बोल रहा है कोई दो चिन्ह को परस्पर बदलेंगे। परस्पर बदलने का मतलब क्या हुआ, समझ आ रहा है? जैसे पहला ऑप्शन है प्लस और माइनस, इसको परस्पर बदलने का मतलब प्लस के प्लेस पे माइनस और माइनस के प्लेस पे क्या, प्लस। ऐसे करने पर क्या समीकरण सही हो जाएगा, तो आपको वो चेक करना है। दूसरा ऑप्शन है माइनस और भाग, तो ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है प्लस और गुणा, और चौथा ऑप्शन है प्लस और भाग।
देख लीजिए कौन से ऑप्शन को रखने पर समीकरण जो है वो संतुष्ट होगा। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। कोई दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। हाँ, और माइनस की जगह प्लस। हाँ, ऑप्शन बी उठाएंगे तो माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस। जल्दी करो, बहुत समय लगा रहे हो यार। जल्दी करिए, एक प्रश्न और देखेंगे फिर। कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण संतुष्ट होगा? बी आ रहा है क्या? इतना समय क्या लगा रहे हो यार? सिंपल से प्रश्न में इतना समय लगा रहे हो यार। 5 + 3 × 8 - 12 / 4 = 3। प्लस और माइनस, माइनस और भाग, प्लस और गुणा, प्लस और भाग। जल्दी बताओ ना यार, क्या यार समय लगा रहे हो यार। मैथ्स स्टार्ट करना है, जल्दी करो। अरे ऑप्शन बी तो आ रहा होगा यार, नहीं आ रहा है क्या? हाँ ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर 3 आना चाहिए। बी आएगा। कौन से दो चिन्ह ऐसे हैं जिनको इंटरचेंज करने पर लेफ्ट हैंड साइड वाला सिंप्लीफाई होके 3 बन जाए? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी तक आप ऑप्शन बी में पहुंचे नहीं क्या? ऑप्शन बी में माइनस और भाग को इंटरचेंज करो, माइनस के प्लेस पे भाग, भाग के प्लेस पे माइनस। श्रुति आप जो पूछे थे, समझ आ रहा है? यहां पे दिक्कत हो जाता उस प्रश्न में जो आप सोच रहे थे। देखो ध्यान दो, यहां पे प्लस और माइनस को इंटरचेंज करो। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ? प्लस के प्लेस पे माइनस और माइनस के प्लेस पे क्या हो जाएगा? प्लस। यही आएगा ना? बस दो चिन्ह इंटरचेंज होंगे, बाकी एज इट इज रहेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या आएगा देखो तो एक बार जल्दी से। ये आएगा कितना? 3 आएगा, 3। अब ये कितना हो गया? 24। ये किसी भी दशा में 3 आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। 5 और 3 8, 8 में से 24 घटाएंगे तो ये माइनस का 16 बच रहा है। तो ये किसी भी दशा में मेरे को 3 आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन को पुट किया, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस लिखा, सिंप्लीफाई किया तो किसी भी दशा में 3 आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं पे समझ जाना था आपको। 24 है ये माइनस का, -24 है, +5 + 3, किसी भी दशा में 3 नहीं आएगा। सेकेंड वाला देखिए, माइनस और भाग को इंटरचेंज करो। माइनस और भाग को ध्यान से समझो, ये हो गया भाग और ये क्या हो गया? माइनस। अब यहां ध्यान दो भाई, ऐसा नहीं कि ये 8/12 हो गया तो आंसर नहीं आएगा। कट करो 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कटेगा ना ऐसा? कितना आया ये? 2/3। अब गुणा करेंगे तो 3 और 3 क्या हो जाएगा? खत्म। कितना हो गया? 5 + 2 - 4, 7 - 4 कितना? 3। राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। समझ आ रहा है? थोड़ा सॉल्व तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि 8/12 दिखा तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 8/12 दिखा तो आंसर नहीं जाएगा। फिर 8/12 हो गया, 4 से कट किया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 और 3 खत्म, 5 2 7, 7 - 4 कितना आ गया? 3। बन जाएगा। ऑप्शंस ही रख के चेक करना पड़ेगा आपको, तभी ये सब बनने वाला है। वी BODMAS का सिंपल सा यूज है। मैथ्स में तो आप बहुत टफ क्वेश्चंस देखते हैं वी BODMAS के। जो राजस्व निरीक्षक वाला बैच है, RI वाला बैच है, जो कंबाइंड बैच है, उसमें तो वी BODMAS के कितने सारे प्रश्न आपको कराए हो, टफ क्वेश्चंस किए हैं। ये तो कुछ है ही नहीं प्रश्न, ये तो लेवल ही नहीं है प्रश्न का। उसमें तो आप कितने लेंदी प्रश्न भी किए हो। ये सब प्रश्न तो बहुत आसान है। फिर बन जाएगा। चलो एक प्रश्न लिखो तो जो पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक में। अंतिम प्रश्न है, खत्म करेंगे फिर। देखो, संकेतों और संख्याओं में
संकेतों और संख्याओं में चार में से कौन सा एक, संकेतों और संख्याओं में चार में से कौन सा एक परस्पर परिवर्तन, संकेतों और संख्याओं में चार में से कौन सा एक परस्पर परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा। परस्पर परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा, दिए गए समीकरण को सही बना देगा। ऐसा ऑप्शन है, समझ आ रहा है। चिन्हों को भी इंटरचेंज करना होगा और संख्याओं को भी इंटरचेंज करना होगा। पहला ऑप्शन अगर पुट करेंगे तो गुणा को इंटरचेंज कर देंगे भाग से, समझ आ रहा है। और 2 और 4 को क्या करेंगे आप, इंटरचेंज करेंगे। गुणा से भाग, गुणा से भाग का मतलब क्या, गुणा को बना दो क्या, भाग। 2 और 4 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। ऑप्शन बी माइनस से भाग, माइनस से भाग 2 और 6, ये देखो। ऑप्शन सी माइनस से प्लस 2 और 6। ऑप्शन डी गुणा से भाग 4 और 6। बनाओ। संकेतों और संख्याओं का परिवर्तन है ये, तो गुणा को बना दो भाग, 2 और 4 को इंटरचेंज कर दो। और देखो बैलेंस हो रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। से का मतलब क्या, गुणा से भाग, गुणा बन गया भाग। माइनस से भाग क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी आएगा क्या, और 2 और 6 को इंटरचेंज किए हो ना, आ रहा है क्या, देख लो जो भी आ रहा होगा। सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सी आएगा। समझ आ रहा है। प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन नए ना लगे इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ऐसे प्रश्नों का। ये पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक में पिछले साल। सोचो 2 पासे का प्रश्न आपने डील किया था, 2 जो पूछा था वो कराया था आपको, एक ये पूछा, 3 प्रश्न तो ये हो गए रीजनिंग के जो पूछे गए थे महिला पर्यवेक्षक में। तो चैप्टर पढ़िए, प्रश्न आपसे बनेंगे ही, जो पूछे गए हैं या जो पूछे जाएंगे। जल्दी बनाओ, जल्दी से। सी आएगा, सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, सी आएगा। पास आप करा दूंगा जिनका नहीं हुआ है, रविशंकर चिंता मत करिए। चंचल समझिए, आसान है बहुत। देखिए क्या बोल रहा है, गुणा से भाग, मतलब आपको बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा समीकरण को। गुणा से भाग का मतलब गुणा को बना दो भाग। 2 और 4 का मतलब 2 और 4 को कर दो इंटरचेंज। और का मतलब इंटरचेंज, ये देखिए और का मतलब क्या हो रहा था, इंटरचेंज। इंटरचेंज करने का मतलब प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस, माइनस बन गया भाग, भाग बन गया माइनस, प्लस बन गया गुणा, गुणा बन गया प्लस, प्लस बन गया भाग, भाग बन गया प्लस। और का मतलब इंटरचेंज हो गया आपस में। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, गुणा से भाग, माइनस से भाग, मतलब गुणा से भाग का मतलब गुणा को क्या बना दो, भाग बना दो। गुणा को बना दो भाग, तो गुणा को भाग बनाना है, 2 और 4 को भी इंटरचेंज करना है। तो 4 के प्लेस पे क्या आएगा, 2, और गुणा क्या बन जाएगा, भाग, और 2 के प्लेस पे क्या आएगा, 4। ये बनेगा। पहले ऑप्शन को पुट करने का मतलब गुणा बन जाएगा, भाग बन गया, 4 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे। ये देखिए बोला है 2 और 4 इंटरचेंज, तो 4 के प्लेस पे कौन आ गया, 2, और 2 के प्लेस पे कौन आ गया, 4। इसको सिंप्लीफाई करने पर 14 आएगा क्या, नहीं आएगा। कितना आएगा, ये तो 14 आएगा नहीं किसी हालत से। 2 भागित 6 ये तो बहुत कम आएगा, उसमें 4 घटाने पे 14 आएगा क्या, नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, माइनस से भाग, मतलब माइनस को बनाना है भाग, 2 और 6 को इंटरचेंज करना है। तो 4 एज इट इज रहेगा, 2 यहां लिख दूंगा, माइनस को बना दूंगा क्या, भाग।
होगा ऐसा, बनेगा ना? क्या किया हूं, माइनस को बना दिया भाग 4 एज इट इज, 2 और 6 इंटरचेंज हो गया, 6 के प्लेस पे 2, 2 के प्लेस पे 6। क्या ये 14 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 4 का गुणा 2 भागित 6, 2 भागित 6 कितना आएगा? 1/3, और 4 गुणा 1/3 मतलब 4/3। ऑप्शन बी खत्म। माइनस से प्लस बन जाएगा, तो माइनस जो है उसको क्या बना दिया? प्लस। माइनस को क्या बनाना है? प्लस। 2 और 6 इंटरचेंज भी होगा, तो 2 और 6 इंटरचेंज, तो यहां क्या आएगा? 2, और माइनस को क्या बनाऊंगा? प्लस, और यहां क्या आएगा? 6। 2 और 6 क्या हो गया? इंटरचेंज। जहां पे 2 था वहां पे 6, जहां पे 6 था वहां पे 2, और माइनस को बोला है प्लस बना देना। अब इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना? 14। ऑप्शन सी करेक्ट। समझ आ रहा है? 2-4 प्रश्न और करा दे रहा हूं, रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्लास आज लंबा हो जाएगा, कल मैथ्स को थोड़ा लंबा ले लूंगा फिर मैं। 2-4 प्रश्न और कर लो ताकि डाउट बिल्कुल ना आए। 10 मिनट और देख लो, 1 जून वाले 10 मिनट और देख लीजिए। 1-2 प्रश्न और करा दे रहा हूं मैं इसके, क्योंकि समस्या ना एग्जाम में, मेन प्रश्नों का प्रैक्टिस कम हो पाया है। चलो लिख लो 1 प्रश्न और। इसमें डाउट तो नहीं है कुछ? आराम से काम करना, ऐसा नहीं गुणा को भाग बनाए काम खत्म। संख्याओं को भी चेंज करना है, 2 और 4 क्या होगा? इंटरचेंज होगा, ध्यान देना इस बात को। तो गुणा को भाग तो बना रहा हूं, लेकिन 2 और 4 इंटरचेंज, तो 4 के प्लेस पे 2 और 2 के प्लेस पे 4। 6 का कोई बात नहीं बोला, 6 को 6 लिख दो, बन जाएगा। लिखो 5 प्लस 6 भागित 3 माइनस 12 गुणा 2 बराबर 17। भाग और गुणा ऐसा बोल रहा है, प्लस और गुणा, प्लस और भाग, और का मतलब क्या करना है? इंटरचेंज। कौन से ऑप्शन को पुट करने पर समीकरण संतुष्ट होगा, बना लेंगे आप लोग। इंटरचेंज करना है, और का मतलब ध्यान रखेंगे। ठीक, ए आ रहा होगा, ए आ रहा है सभी का। और का मतलब ध्यान रखिएगा, इंटरचेंज करना, और का मतलब इंटरचेंज करना होता है। तो और का मतलब इंटरचेंज, देख लीजिए पहला क्या है? भाग और गुणा। तो भाग और गुणा में तो आप देख पा रहे, भाग को क्या बना दूंगा? गुणा, और गुणा को क्या बनाऊंगा? भाग। ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने पर 17 आया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो भाग और गुणा को इंटरचेंज, ये भाग है ये गुणा है, भाग और गुणा को इंटरचेंज करने का मतलब भाग को गुणा, गुणा को भाग। कितना आएगा देखिए, एक साथ गुणा और भाग कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे कोई प्रभाव डाल नहीं रहे हैं, ये दूर है ये भी दूर है। चाहे तो आप एक साथ कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप यहां पे पहले भाग दे दो। 6 आया, इसके बाद गुणा करेंगे, 6 त्रिका 18, 18 और 5 कितना? 23, 23 में 6 गया कितना? 17 आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट। बी सी डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बन जाएगा। बी सी डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो एंड का मतलब, और का मतलब होता है इंटरचेंज, ध्यान रखिएगा, बनेगा ना। अंतिम प्रश्न लिखिए आज का, 6 गुणा 4 प्लस 2 बराबर 16। ऑप्शन ए है प्लस और गुणा 2 और 4। ऑप्शन बी है प्लस और गुणा 2 और 6। ऑप्शन सी है प्लस और गुणा 4 और 6। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये अंतिम प्रश्न है आज का, इनमें से कोई नहीं। और का मतलब इंटरचेंज, ध्यान रखिएगा।
और का मतलब इंटरचेंज होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन पुट करने पे बैलेंस हो जाएगा। ये आ रहा है क्या? सही करो यार। सी आ रहा है क्या? जल्दी बताओ, लास्ट प्रश्न है ये इस चैप्टर का भी। सी आ रहा है, ऑनलाइन में सबका सी आ रहा है। सी आ रहा है क्या? ऑनलाइन में सबका सी आ रहा है। आ रहा है सी? ठीक, सी आ रहा है। ठीक, सीधे सी को चेक नहीं करना है फिर जिनका नहीं हुआ है। फर्स्ट क्या आ रहा है? 14 और सेकंड 26। बैलेंस होना चाहिए, मतलब बराबर दिखना चाहिए। बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़े नए प्रश्न हैं। जैसे महिला पर्यवेक्षक में जो पिछले बार पूछा गया था वो भी नया प्रश्न ही था। कंफ्यूजन होता है, इसीलिए सारे वैरायटी के प्रश्न को करा दिया हूं। पहले पूछता था प्लस को ये लिख दो, माइनस को ये लिख दो, गुणा को ये लिख दो, भाग को ये लिख दो। अब थोड़ा सा चेंज किया है, ऐसे प्रश्नों को शामिल करता है अब, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या करेंगे? प्लस और गुणा इंटरचेंज होगा, 2 और 4। प्लस और गुणा मतलब गुणा के प्लेस पे क्या लगा दूंगा? प्लस। 2 और 4 भी इंटरचेंज होगा ना, तो 4 के प्लेस पे क्या लिखूंगा? 2, और प्लस के प्लेस पे क्या करूंगा? गुणा। 2 के प्लेस पे 4। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करके बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने केवल चिन्हों को चेंज किया, संख्याओं को चेंज नहीं किए हैं, या संख्याओं को किए चिन्हों को नहीं किए। दोनों को साथ में इंटरचेंज करो। गुणा बन जाएगा, ये देखो यहीं पे करना, गुणा बन जाएगा प्लस, और प्लस बन जाएगा गुणा। 2 और 4, 4 बन जाएगा 2, और 2 बन जाएगा 4। 6 के बारे में कुछ नहीं बोला। सॉल्व करो, क्या आएगा? 2 चौको 8, 8 और 6 14। पहले गुणा होता है ना, फिर जोड़ते हैं। 2 चौको 8, 8 और 6 14। बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं। सेकंड वाले को चेक करो, यहीं पे चेक करते हैं। प्लस और गुणा, प्लस बन जाएगा गुणा। ये देखो गुणा क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा? गुणा। 2 और 6 को इंटरचेंज करो, ये 6 है, इसके प्लेस पे कौन आएगा? 2, और 2 के प्लेस पे कौन आएगा? 6। 4 के बारे में कुछ नहीं बोला है। कितना आएगा ये? 4 छम 24, और 2 कितना? 26। ऑप्शन बी भी खत्म। सी को देखो, प्लस और गुणा चेंज होगा, तो गुणा के प्लेस पे क्या आएगा? प्लस, और प्लस के प्लेस पे गुणा। 4 और 6 को इंटरचेंज करो, ये 4 और 6 है, तो 4 के प्लेस पे 6, और 6 के प्लेस पे 4। 2 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 2 को मैं 2 लिख देता हूं। 6 दूनी 12, और 4 कितना? 16। राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। बन जाएगा। चलिए मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन में यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। सारी वैरायटी के प्रश्न नोट्स में हो गए हैं, नोट्स केवल फॉलो करेंगे तो भी बन जाएगा। बन जाएगा पूरा चैप्टर ये। ऑनलाइन वाले जल्दी बताइए। चलो ठीक, चलिए तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है एक पूरा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नोट्स को वापस से लगाइए। किसमें? भाषा में। बताइए क्या डाउट है, तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा फिर। ठीक है, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। बन जाएगा यहां तक? किसी को समस्या तो नहीं है अभी तक? इस चैप्टर में कुछ डाउट है तो पूछिए। आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके बनाना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ में दो दो चीज कर रहे हैं आप। संख्याओं को भी इंटरचेंज कर रहे हैं और चिन्हों को भी आप इंटरचेंज कर रहे हैं। चलिए मैथ्स में आ जाइए अब।
कहां तक हो गया मैथ्स? लास्ट में जो प्रश्न दिया था उसका आंसर आया 25.5। 255/10 आ रहा होगा 25.5 ये आया होगा। लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 25.5 आ गया है। चलो आगे देखते हैं औसत के प्रश्न। ठीक, सभी का आ गया है। देखो फिर और कैसे प्रश्न बनेंगे ध्यान दीजिए। यहां पे मान लीजिए 3 लड़के हैं ए बी सी, इन तीनों का कुल भार मेरे को पता है, इन तीनों का कुल भार है 100 केजी। मान लीजिए 3 लड़के हैं ए बी सी, तीनों का कुल भार 100 किलोग्राम है। अलग अलग मेरे को नहीं पता, ए का कितना है नहीं पता, बी का कितना है नहीं पता, सी का कितना है नहीं पता। तीनों का कुल भार 100 किलोग्राम है। तीनों वेट मशीन पे बैठे हैं तो भार 100 किलोग्राम शो हो रहा है। 3 वही लोग हैं, साथ में डी आ गया। अब जो वेट मशीन पे कुल भार शो हो रहा है, ये कुल भार शो हो रहा है 140 किलोग्राम। 3 लोग बैठे थे ए बी सी, वेट मशीन पे कुल भार शो हो रहा था 100 किलोग्राम। 3 वही लोग हैं, साथ में डी भी शामिल हो गया, तो अब कुल भार कितना शो हो रहा है 140 किलोग्राम। तो मेरे को यहां से बताओ डी का भार कितना होगा। 40 होगा क्या? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा यार? होगा, होगा 40। कैसे नहीं पता है? चालीस ही तो होगा यार। 3 लोग वेट मशीन पे बैठे हैं, 3 लोग वेट मशीन पे बैठे हैं, 100 किलोग्राम शो हो रहा है। एक को बैठाया तो 140 हो गया, उसको उठाए तो 100 हो गया, बैठाए तो 140 हो गया। तो कितने किलोग्राम का है? 40। सिंपल सा तो है ये, होगा ना 40। ऐसा अलग से डी दिया नहीं है, वही तो समझना है कि डी कितना होगा 40। 3 लोग बैठे हैं, 100 किलोग्राम शो हो रहा है, डी बैठा तो 140 हो गया। मतलब जो वृद्धि हुआ है, जो वृद्धि हुआ है कितने किलोग्राम का? 40 किलोग्राम का। किसके कारण? डी के कारण। तो डी का भार कितना? 40। समझ आ रहा है? जैसे एज को लेके देख लीजिए, 3 लड़के हैं ए बी सी, इनका कुल आयु है 70 वर्ष। इनका अलग अलग मेरे को नहीं पता। 3 लड़के हैं ए बी सी, इनका कुल आयु 70 वर्ष है। अब 3 यही लोग हैं, साथ में डी को मिला दिया, अब कुल आयु हो गया 96 वर्ष। अब कुल आयु चारों का हो गया 96 वर्ष। तो वृद्धि कितने वर्ष का हुआ? 26 वर्ष का। किसके कारण हुआ है? डी के कारण। तो डी का आयु कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। तीनों का कुल आयु है 70 वर्ष ए बी सी का, अलग अलग मेरे को नहीं पता। तीनों का कुल आयु कितना है? 70 वर्ष। अलग अलग मेरे को नहीं पता कि ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, नहीं पता। 3 वही लोग हैं, साथ में डी को मिला दिया मैं, तो अब कुल आयु हो गया 96 वर्ष। मतलब जो 26 वर्ष का वृद्धि हुआ है वो डी के कारण हुआ है। तो डी का आयु कितना? 26 वर्ष। समझ आ रहा है? और समझिए। अच्छा, टोटल तो निकाल लेंगे, औसत दिया रहेगा, टोटल आप निकाल लेंगे। टोटल आपको नहीं देगा प्रश्न में, आपको औसत दिया रहेगा, तो आप टोटल वहां से निकाल लेंगे। फिर समझो, मान लो एक हॉस्टल में 40 छात्र थे। 40 छात्रों का कुल भार मेरे को पता था। 40 छात्रों का कुल भार 750 किलोग्राम था। ठीक, 40 छात्र थे एक हॉस्टल में। उन 40 छात्रों का कुल भार कितना था? 750 किलोग्राम। अलग अलग कौन से छात्र का भार कितना है मेरे को नहीं पता।
लेकिन 40 छात्रों का कुल भार कितना था? 750। 10 नए छात्र आए, 10 नए छात्र आ गए हॉस्टल में, तो कितने हो गए? 50। अब 50 छात्रों का कुल भार जब मैंने मेजर किया, 50 छात्रों का कुल भार जब मैंने देखा, तो 50 छात्रों का कुल भार कितना आया? 1000 किलोग्राम। ध्यान से समझेंगे, 40 छात्रों का कुल भार था 750 किलोग्राम, 10 नए छात्र आ गए, तो 50 छात्रों का कुल भार हो गया 1000 किलोग्राम। तो जो वृद्धि हुआ है कितने का? 250 किलोग्राम का। ये वृद्धि किसके कारण हुआ है? 10 नए छात्रों के कारण। मतलब ये 250 किलोग्राम क्या बता रहा है? 10 नए छात्रों का कुल भार। 10 नए छात्रों का कुल भार कितना है? 250 किलोग्राम, ये बता रहा है। समझ आ रहा है? यहां पे वृद्धि केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ, तो उसका भार कितना है? 40। यहां पे वृद्धि केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ, तो उसकी आयु कितनी है? 26। लेकिन यहां पे जो वृद्धि हुआ है, ये कितने लोगों के कारण हुआ है? 10 लोगों के कारण। कितने किलोग्राम का वृद्धि? 250। आप ऐसा समझो, वेट मशीन पे 40 लोग बैठे हैं, वेट शो हो रहा है 750 किलोग्राम। 10 नए लोग आए तो वेट शो होने लग गया कितना? 1000। तो 250 किलोग्राम वेट बढ़ गया उन 10 नए लड़कों के कारण। तो 10 नए छात्रों का कुल भार कितना हो गया? 250। समझ आ रहा है? और एग्जांपल देखो, ये सब काम आएगा भी। मान लो कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, 10 मैच में कुल रन बनाया, 10 मैच में कुल रन बनाया मान लो 800। 10 मैच में कुल रन बनाया 800। अब इन 10 मैचेस में 2 मैच वो खेला था जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 10 मैच में कुल रन बनाया कितना? 800। अलग अलग मैच में कितना बनाया नहीं पता है। इन 10 मैचेस में एक मैच वो खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक मैच वो खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इन 2 मैचों को निकाल दे रहा हूं मैं, इन 2 मैचों को निकाल रहा हूं मैं। तो उसके कितने मैच बचेंगे? 8 मैच। 8 मैच में उसका कुल रन आ रहा है 500। 8 मैच में उसका कुल रन कितना आ गया? 500। कम हो गया ना रन? क्यों? क्योंकि 2 मैच के रन निकाल दिया हूं। तो कमी कितने का आया? 300। ये 300 रन क्या बता रहा है? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टोटल कितना बनाया है वो? 300। कितना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं पता, कितना साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टोटल कितना बना है उसका? 300। क्योंकि 2 मैच निकाला तो उसके 300 रन कम हो गए। इसका मतलब ये 300 क्या बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिलाकर उसने कितने रन बनाए हैं? 300। अब यहां से ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100, 150, ऐसा नहीं बोल सकते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना नहीं पता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितना नहीं पता, लेकिन दोनों का मिलाकर उसका रन कितना है? 300। तो जो वृद्धि हुआ वो किसके कारण हुआ है, जो कमी हुआ वो किसके कारण हुआ है, ये देखना है आपको बस। यहां पे वृद्धि हुआ डी के कारण 40 किलोग्राम का, तो डी का भार 40 किलोग्राम। यहां वृद्धि हुआ डी के कारण 26 वर्ष का, तो डी का एज 26 वर्ष। यहां वृद्धि हुआ 250 किलोग्राम का 10 नए छात्रों के कारण, तो 10 नए छात्रों का कुल भार 250 किलोग्राम। यहां पे कमी हुआ 300 रन का, क्योंकि उसके 2 मैचेस के रन निकाल दिए। 2 मैचेस कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैचों में उसके कुल रन कितने हैं? 300। समझ आ रहा है? क्वेश्चन लिखिए। याद है ना पूरा औसत? डेली रिवीजन करिए घर जाके, कुछ मत पढ़ो यार, नोट्स वगैरह छोड़ के कुछ मत पढ़ो। मैथ्स का रीजनिंग का नोट्स पढ़ लो तो भी बन जाएगा पूरा क्वेश्चन। प्रैक्टिस शीट छोड़ो, पहले आप नोट्स तो कंप्लीट करो। इतने वैरायटी के प्रश्न है, उसी को जाके लगाओ। नए प्रश्न छोड़ो, उन्हीं को जाके लगा लो आप। नोट्स पहले आपका एकदम तैयार होना चाहिए। कैसा? तो प्रैक्टिस इसीलिए तो करना पड़ता है, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसलिए तो पढ़ा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। करेंगे ना अभी तो 2 ही दिन हुआ औसत स्टार्ट हुए, कल ही तो पढ़ाई हुआ औसत का सेकंड पैटर्न। अभी बनेगा, आपसे चिंता मत करिए। कल का लेक्चर बना है ना, ये भी बनेगा। देखिए, एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है।
36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु को शामिल करने पर, अध्यापक की आयु को शामिल करने पर, अध्यापक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब पहले 36 लोग की कितनी थी? 14। अब 37 लोग की कितनी हो गई? 15। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। अध्यापक की आयु शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। बनाओ, ये देखो आंसर आ रहा है फटाफट, बहुत बढ़िया। औसत को अगर आपने समझ लिया है तो प्रश्न औसत का बनना तय है। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों का भी आ रहा है, जल्दी से बताइए बाकी लोग। लास्ट में मिला के प्रश्न कराऊंगा, एकदम रैंडम क्वेश्चंस दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। जल्दी बनाओ, ये तो बनना चाहिए था अभी तक यार। जल्दी बनाइए, फिर अगला प्रश्न देखेंगे ना यार। टोटल निकालो फटाफट। 36 लोग थे, 36 लोग का टोटल निकालो, फिर 37 हो गए, 37 लोग का टोटल निकालो। जो वृद्धि हुआ है वो अध्यापक के कारण हुआ है। जल्दी बनाइए भाई। अरे बोलो यार आंसर। 51 आएगा, ठीक। आ रहा 51। 36 बच्चे हैं क्लास में, उनका औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। 36 बच्चे अगर क्लास में है, उनका औसत आयु 14 वर्ष है, तो 36 बच्चों का टोटल आयु तो बता सकते हैं, 504 आएगा। 504 आएगा। 36 वही बच्चे हैं, अध्यापक को शामिल किए कितने लोग हो गए? 37। औसत कितना हो गया? 15 हो गया ना औसत। तो टोटल कितना हो जाएगा? 555। तो 36 बच्चों का टोटल है 504, अध्यापक को मिलाए तो टोटल हो गया 555। तो वृद्धि कितने का हुआ? 51 वर्ष का। किसके कारण? अध्यापक के कारण। तो अध्यापक का आयु कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। एकदम आसान है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बनेगा। आप ही को करना है ये सब प्रश्न। आ गया? 51 आएगा। देखिए कितने हैं विद्यार्थी? 36। 36 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। प्रत्येक को 14-14 वर्ष दे दीजिए, तो 36 विद्यार्थियों का टोटल कितना हो जाएगा? 36 इंटू 14 कितना आएगा गुणा करने पर? 504 वर्ष। कहने का मतलब कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, 36। उन 36 विद्यार्थियों का टोटल एज कितना आ रहा है? 504। अलग अलग मेरे को नहीं पता किस विद्यार्थी का एज कितना है, मेरे को नहीं पता। उन 36 विद्यार्थियों का टोटल एज कितना है? 504। मान लो कक्षा में 36 विद्यार्थी बैठे हैं, उन 36 विद्यार्थियों का टोटल एज कितना है? 504। अब अध्यापक को शामिल किए तो कितने लोग हो गए? 37। इन 37 लोगों का औसत कितना है? 15। तो 37 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा? देख लीजिए, गुणा करिए, कितना आया? 555 वर्ष। मतलब 36 लोगों का टोटल 504 वर्ष, अध्यापक को मिलाया तो टोटल कितना हो गया? 555। मान लो, इमेजिन करो एक कक्षा में 36 बच्चे बैठे हैं, 36 बच्चों का टोटल कितना आ रहा है? 504। अध्यापक को मिलाया तो टोटल कितना हो गया? 555। तो वृद्धि कितने वर्ष का हुआ? 51। किसके कारण हुआ है? अध्यापक के कारण। तो अध्यापक का आयु कितना? 51 वर्ष। समझना है, प्रश्न कैसा भी आएगा।
मीनाक्षी समझ आया आपको? सिंपल सा है। एक कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, उनका टोटल एज 504 वर्ष आ रहा है। किसी का कुछ होगा। टोटल करने पर 504 आया। अध्यापक को मिलाया तो टोटल करने पर 555 आया। तो अध्यापक को मिलाया तो 555, अध्यापक को हटाया तो 504, मतलब 51 वर्ष का फर्क पड़ रहा है। अध्यापक का एज कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। अगला क्वेश्चन लिखिए। सेम नहीं रहेगा, क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं, तब बनेगा कंसेप्ट। लिखिए, किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु, किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद, कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद, कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद, कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद, 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अच्छा, कितने लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है? ये 50 लोगों की ना। 10 नए छात्र आए तो कितने हो गए? 50। 50 छात्रों की औसत आयु दिया है 15 वर्ष। 40 छात्रों का औसत कितना दिया? 16। 10 नए आए तो 50 हो गए। 50 का औसत कितना है? 15 वर्ष। आगे लिखिए, औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष हो। यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु, यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष हो, यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष हो, यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष हो, नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष हो, तो शेष 5 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो शेष 5 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो शेष 5 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शेष 5 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। नए छात्रों में से 5 का औसत आयु 11 है, तो बचे 5 का औसत आयु पूछा है। औसत पूछा है राजेश्वरी, शालिनी, औसत पूछा है। श्रुति, औसत पूछा है। औसत आप लोग टोटल बता रहे हो, औसत के लिए 5 से डिवाइड करो, 11 आएगा। मनीषा, ठीक, औसत पूछा है। औसत ममता, दीपिका, औसत पूछा है। औसत ध्यान रखिए भाई। आप लोग शेष 5 का टोटल बता रहे हैं ना, 55। शेष 5 का टोटल 55 बता रहे हैं, तो औसत पूछा है, तो औसत कितना होगा? 11। 5 का टोटल 55 है, तो औसत 11। अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाओ। ओरली सॉल्व होगा यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक बार दिमाग में औसत बैठा तो काम खत्म। फिर कितना? शेष 5 नए जो बचे हैं उनका औसत पूछा है। नए में से 5 का औसत 11 दिया है, तो बचे 5 जो हैं उनका औसत पूछा है। बनाओ बनाओ, ओरली सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं, केवल और केवल कंसेप्ट है औसत में। जल्दी करो। क्या रहा है पीछे? क्या यार, सब बता दिए। चारों में से कोई तो बताओ यार। 55 टोटल आ रहा होगा।
5 का टोटल 55 है तो औसत 11 होगा ना यार। बच्चे 5 का टोटल निकाल रहे हो 55, लेकिन औसत पूछा है ना, औसत, तो औसत तो 11 होगा ना। अगर 5 का टोटल 55 है तो औसत तो 11 होगा ना। औसत पूछ रहा है आपसे। 40 छात्रों का औसत कितना है? 16। तो 40 छात्रों का टोटल कितना? 640। इसमें कोई डाउट नहीं है। 40 छात्रों का औसत है 16, तो 40 छात्रों का टोटल एज कितना? 640। कैसे निकला है ये? 40 इंटू 16, मतलब 40 छात्रों का टोटल एज करूंगा तो 640 वर्ष आएगा। किसका कितना है मेरे को नहीं पता है ना। 40 छात्र मान लीजिए आप लोग हैं, आप 40 छात्रों का टोटल एज करूंगा तो कितना आएगा? 640। किस छात्र का कितना है मेरे को नहीं पता, लेकिन 40 छात्रों का टोटल कितना है? 640। 10 नए छात्र आए तो कितने हो गए? 50। 50 का औसत कितना है? 15। तो 50 छात्रों का टोटल कितना? 750 वर्ष। इसका मतलब बाहर से मान लो 10 नए छात्र आए तो अब टोटल एज कितना हो गया? 750। आप लोग का टोटल कितना है? 640। आप सभी का टोटल एज, किसी का कुछ किसी का कुछ, मेरे को नहीं पता, लेकिन टोटल करने पर कितना आ रहा है? 640। 10 नए छात्र आए, अब सबका टोटल किया तो कितना हो गया? 750। तो वृद्धि जो हुआ है कितने वर्ष का? 110 वर्ष का। ये क्या बता रहा है? 10 नए छात्रों की कुल आयु, 10 नए छात्रों की कुल आयु को बता रहा है। ये 10 नए छात्रों की कुल आयु को बता रहा है। तो 10 नए छात्र जो आए हैं उनका टोटल एज कितना है? 110। अब बोला है 10 नए छात्रों में से 5 का औसत कितना है? 11। तो 10 नए छात्रों में से 5 का औसत 11, तो 5 का टोटल कितना? 55। 10 नए जो आए हैं उनमें से 5 का औसत कितना है? 11। तो 5 का टोटल कितना? 55। अब 10 बच्चों का टोटल 110 वर्ष था, उसमें से 5 का टोटल कितना है? 55। तो बचे 5 का टोटल कितना होगा? तो बचे 5 का टोटल भी कितना होगा? 55 होगा। अब बचे 5 का टोटल 55, लेकिन औसत पूछा है, तो औसत 55/5 कितना हो जाएगा? 11 हो गया। समझ आ रहा है? प्रश्न में कुछ नहीं है, केवल कंसेप्ट है। कैलकुलेशन के नाम पे कुछ है नहीं यार। 640 750 बढ़ा कितना? 110। 110 क्या है? 10 बच्चों का टोटल एज, उनमें से 5 का टोटल 55, तो बचे 5 का टोटल 55। अब बचे 5 का टोटल 55, तो औसत कितना? 11। देखो 40 छात्र हैं, 40 छात्रों का औसत कितना है? 16। तो 40 छात्रों का टोटल कितना हो गया? 640। 10 नए छात्र आए, कितने हो गए? 50। और 50 छात्रों का औसत कितना बोला है प्रश्न में? 15 बोला है प्रश्न में। 10 नए छात्रों के आने के कारण औसत हो जाता है 15, तो 50 इंटू 15 750। 15 × 5 = 75। सही क्यों ना गुड़ा? 750 ही तो आएगा यार। कुछ अलग है क्या गुड़ा आपका? मेरे पे विश्वास रखिए, मेरा सही होगा। 750 आएगा। तो बढ़ा कितना? 110 वर्ष। 110 वर्ष बढ़ा है। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि 10 नए छात्र आ गए, तो 10 नए छात्रों का टोटल 110 वर्ष, इसमें से 5 का टोटल 55 है, तो बचे 5 का टोटल 55, बचे 5 का टोटल 55, तो औसत कितना? 11 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा फिर चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ इस प्रश्न में। देखो 3 वर्ष पहले, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बस, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के शामिल होने के पश्चात, सी के शामिल होने के पश्चात, सी के शामिल होने के पश्चात वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। सी के शामिल होने के पश्चात वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। सी के शामिल होने के पश्चात वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। 3 लोग हो गए हैं, ए बी सी।
ये 3 साल पहले की बात है ना, और ये वर्तमान की बात है। तो सी के शामिल होने के पश्चात वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बनाओ, अच्छा प्रश्न है ये। 36 तो तब आता जब ये 3 वर्ष पहले की बात ही नहीं होती, तब आता 36। ट्राई करिए। दुलेश्वरी, प्रतिमा, मनीषा, ट्राई करिए, अच्छा प्रश्न है। चौबीस आएगा इसका आंसर, ध्यान दो यहां पे। 30 तो तब होता ना, देखो 2 लोगों का औसत 18 है तो 2 लोगों का टोटल कितना हो गया 36। 3 लोगों का औसत 22 है तो 3 लोगों का टोटल कितना हो गया 66। तो बढ़ा कितना 30। तो ये आप आंसर बता रहे हैं, ये तब होता जब मैं 3 साल पहले बोलता ही नहीं आपको, दोनों ही कंडीशंस वर्तमान की होती, तब आप आंसर क्या बोलते 30। लेकिन 3 साल पहले और वर्तमान को कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं आप। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। 3 साल पहले ए और बी का औसत आयु कितना है 18, तो 3 साल पहले ए और बी का टोटल आयु कितना होगा 36। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। 3 साल पहले ए और बी का औसत 18 था 3 साल पहले, तो 3 साल पहले ए और बी का टोटल कितना होगा 36। 3 साल पहले ए और बी का टोटल आयु 36 साल था। वर्तमान में तीनों का औसत 22 है, तो वर्तमान में तीनों का टोटल कितना होगा 66। आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि 3 साल पहले की बात है और ये वर्तमान की बात है। अगर दोनों ही वर्तमान की बात होती तो आप कंपेयर कर लेते। तो 3 साल पहले, अब बहुत आसान है, देखो 3 साल पहले ए और बी का टोटल कितना है 36। 3 साल पहले ए और बी का टोटल एज 36 था, तो वर्तमान में दोनों का टोटल एज कितना होगा 42 होगा। 42 क्यों होगा 42? 6 बढ़ जाएगा। 3 साल पहले ए और बी का टोटल एज 36 साल था, तो वर्तमान में ए भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, बी भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो वर्तमान में अगर बात करूंगा मैं, तो वर्तमान में ए और बी का टोटल एज कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में ए और बी का टोटल एज कितना हो जाएगा 42 वर्ष। आप 3 साल पहले से कहां पहुंच गए वर्तमान में। जैसे मान लो मेरा एज 28 साल 27 साल जो मान लीजिए 3 साल पहले था, मान लो मोटा मोटा मेरा एज 3 साल पहले 20 साल था, तो वर्तमान में कितना होगा 23। 3 साल पहले 25 साल था, तो वर्तमान में कितना होगा 28। 3 साल पहले 30 साल था, तो वर्तमान में कितना होगा 33। तो ए और बी 2 लोग हैं, 2 लोगों का टोटल एज 3 साल पहले कितना था 36, तो वर्तमान में उन दोनों का टोटल कितना होगा 42। 3 साल ए बड़ा हो गया होगा और 3 साल बी। तो 3 साल पहले ए और बी का टोटल एज 36 था, तो वर्तमान में ए और बी का टोटल एज कितना होगा 42। अब इसको कंपेयर करेंगे, ए और बी का टोटल एज 42, वर्तमान में ए बी और सी का टोटल एज 66 वर्तमान में, तो वृद्धि कितना 24 वर्ष का, किसके कारण सी के कारण। औसत में भी चेंजेस कर सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप पहले क्या करो 3 साल पहले ए और बी का टोटल निकालो, उसको कहां ले आओ वर्तमान में। 5 लोग होते तो कितना बढ़ जाता 15, प्रत्येक व्यक्ति 3-3 साल बड़ा होता। फिर आप सिंपल सी बात है, ए और बी का एज 3 साल पहले देखेंगे तो 36 वर्ष था, अब ए 3 साल बड़ा होगा, बी भी 3 साल बड़ा, तो वर्तमान में ए और बी का टोटल एज कितना होगा 42। सोच पा रहे हैं ना। तो वर्तमान को वर्तमान से कंपेयर करेंगे। जैसे कक्षा में अध्यापक वाला जो प्रश्न था, दोनों कंडीशन वर्तमान की थी। 36 लोगों का औसत 14 था, 37 लोगों का औसत 15 था, तो 51 वर्ष की वृद्धि हुई थी। यहां पे आप पहले 3 साल पहले ए और बी का टोटल एज देख पा रहे 36, वर्तमान में ए और बी का टोटल एज कितना हो गया 42, और वर्तमान में ए बी और सी का टोटल एज कितना है 66। तो 42 से 66 होने का मतलब कितने वर्ष का वृद्धि 24 वर्ष का बन जाएगा। लिखिए एग्जांपल। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्य, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु
3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने के पश्चात, एक बच्चे के जन्म होने के पश्चात, एक बच्चे के जन्म होने के पश्चात वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है। वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है। वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है। वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है। वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है। उस बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले 5 लोग थे, अब 6 हो गए हैं। उस बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 3 साल पहले 5 लोग थे, उनका औसत था 17। वर्तमान में 6 लोग हैं, उनका औसत है 17। बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। आराम से बताओ भाई, 2 साल आएगा। बहुत बढ़िया, बनाओ, जल्दी से बनाओ सभी लोग। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 आ रहा है। ठीक, दोबारा है। बहुत बढ़िया, सिंपल सा है, जल्दी बनाइए। 3 साल पहले कितने लोग थे? 5। 5 लोगों का औसत 17, तो 5 लोगों का टोटल कितना? 85। 3 साल पहले की बात है ये। 3 साल पहले 5 लोगों का टोटल कितना था? 85। वर्तमान में कितने लोग हो गए? 6। औसत कितना है? 17, तो टोटल कितना? 102। लेकिन ये 3 साल पहले की बात है और ये वर्तमान की बात है। 3 साल पहले 5 लोगों का टोटल एज 85 था, तो वर्तमान में 5 लोगों का टोटल एज कितना हो जाएगा? 100 होगा। 100। 5 लोगों का टोटल एज 3 साल पहले अगर 85 था तो वर्तमान में 100 होगा। प्रत्येक व्यक्ति 3-3 साल बड़ा होगा, तो वर्तमान में उन 5 लोगों का टोटल एज कितना होगा? 100। तो 5 लोगों का टोटल एज 100, बच्चे को मिलाए तो टोटल एज कितना? 102। तो 2 वर्ष का वृद्धि बच्चे के कारण हुआ है। तो बच्चा कितने साल का है? 2 वर्ष का। आसान है प्रश्न बहुत। कैलकुलेशन के नाम पे तो कुछ नहीं है इसमें। पूरे औसत में कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है, समझने के नाम पे बहुत कुछ है। और समझना बहुत आसान है आपको। 3 साल पहले 5 बच्चों का या 5 सदस्यों का औसत कितना है? 17। तो टोटल कितना? 85। लेकिन ये कब की बात है? 3 साल पहले। 3 साल पहले 5 लोगों का टोटल एज देखूंगा तो 85 है। तो वर्तमान में उन 5 का टोटल कितना होगा? 100 ही होगा ना यार, क्योंकि 5 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति 3-3 साल बड़े हो जाएंगे। 5 लोगों का 85 है 3 साल पहले, तो वर्तमान में 5 लोगों का 100 और 6 लोगों का वर्तमान में कितना है? 102। तो बढ़ा कितना? 2 वर्ष। किसके कारण? बच्चे के कारण। बन जाएगा। कल देखेंगे इसके आगे का। और जो डाउट आता है आप इस नंबर पे भेज दिया करो। मेरे को समय मिलेगा तो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि क्लास के बाद वैसे भी समय नहीं है। जब समय मिलेगा तभी बता पाऊंगा, ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे भेज दीजिएगा जो भी डाउट आएगा, चाहे पासा का हो, चाहे श्रेणी का हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो। समय जब मिलेगा मेरे को तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि क्लासेस मेरी 8-9 घंटे चल रही है अभी एक दिन में। समय है नहीं मेरे पास ज्यादा। 9-9 घंटे क्लास है मेरे एक दिन में। डेली 9 घंटे क्लास लो, उसके बाद मैनेजमेंट का काम देखो, ये है वो है, काम झाम बहुत है। तो समय जब मिलेगा तो रिप्लाई कर दूंगा मैं। तो अपने क्वेश्चंस भेज दिया करिए। समय मिलेगा या किसी दिन अगर क्लास में बातचीत हो रही है तो उसी में बता दूंगा आपको मैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ये नंबर अब संस्थान का ही बन चुका है। ये नंबर मेरा पर्सनल था, लेकिन अब संस्थान का ही बन चुका है, क्योंकि इतने बच्चों के मैसेज आते हैं इसमें, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, जो भी डाउट आपको आएगा। समय मिलेगा तो रिप्लाई कर दूंगा। तो आपके जो भी डाउट्स हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप। चलिए देखते हैं इसके आगे का कल।